नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग गयासुद्दीन बलबन के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे सामान्य भाषा में अगर समझे तो गयासुद्दीन बलबन का जन्म मध्य एशिया के इलवरी नामक कबीले में हुआ था। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उस समय गयासुद्दीन बलबन को कैद कर लिया गया, पकड़ लिया गया उससे। जब पकड़ लिया गया तो उसको बगदाद के गुलाम के बाजार में उसे लाया गया, क्योंकि जब उसे पकड़ा गया तो उसे में गुलाम बना दिया गया और गुलामों की खरीद बिक्री होती थी, तो उसे बगदाद लाया गया। बगदाद के जो गुलाम मार्केट है, बाजार है, जहाँ पर गुलाम बेचे और खरीदे जाते हैं, वहाँ पर लाया गया। फिर वहाँ पर उसे बेचा जाने लगा। जब बेचा जाने लगा वहाँ पर, तो एक जमालुद्दीन बसरी आते हैं, वो बलबन को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद बहुत कुछ उसे सिखाते हैं, उसे एक बेहतर इंसान बनाते हैं और उसे मतलब बलबन को इल्तुतमिश को भेंट कर देते हैं, सौंप देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं उनको। जब इल्तुतमिश गियासुद्दीन बलबन को अच्छी तरह से समझने लगता है, जानने लगता है, उसको लगता है कि गयासुद्दीन बलबन बहुत ही काबिल व्यक्ति है, उससे बहुत सारे जो कार्य हैं कराए जा सकते हैं। इल्तुतमिश ने उसे चलगानी जो 40 दल हुआ करता था, 40 सदस्य हुआ करते थे, उसमें बलबन को शामिल कर लेता है, क्योंकि बलबन में काफ़ी योग्यताएं थी। वह एक कुशल सैनिक था। वो उसके सोचने और समझने की शक्ति काफ़ी विस्तृत थी। उन्होंने जब बलबन जब सुल्तान बना 1266 में, जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जब वह सुल्तान बना 1266 में, तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, क्योंकि उस समय जो शासन व्यवस्था थी पूरी तरह से जिसे चलनी चाहिए थी वैसे वह चल नहीं रही थी। वह दरबार में राजा का जो सम्मान होता है, सुल्तान का एक डर होता है, किसी के कोई ऐसा नहीं लगता था, कोई डरता नहीं था। बलबन ने उसे एक बेहतर, क्योंकि राजा का खौफ रहना चाहिए, और बलबन ने ये सब सारे जो देखें तो फारसी, जहाँ पर उनके कुछ कानून चलते हैं, उसे यहाँ पर लागू करता है। जैसे
हाथों को चूमना, झुक कर सलाम करना, ये सब उसने लागू किया। और उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही अच्छी किस्म की विकसित की। तो हम उसे पूरी विस्तार पूर्वक देखते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं हम लोग कहानी क्या है बलबन की पूरी विस्तार पूर्वक। यहाँ पर देखिए, गुलामी से सुल्तान तक का सफर। क्योंकि बलबन पहले गुलाम था, गुलाम के बाद वह सुल्तान बना। तो यह जो कि गुलाम से लेकर सुल्तान तक का सफर है, इसे हम लोग देखते हैं। बलबन का जन्म मध्य एशिया के इलवरी कबीले में हुआ था। बलबन का जन्म मध्य एशिया के इलवरी कबीले में हुआ था। और देखते हैं, मंगोलों ने हमला किया, बलबन को कैद कर लिया गया और गुलाम बना दिया गया। जो मंगोल थे, मंगोल जब आक्रमण किए, हमला किए, तो उस समय बलबन को पकड़ लिया गया। क्योंकि बलबन भी एक मंगोल ही था। जैसे आप सुने होंगे कि चंगेज खां, सब सुने होंगे, तो वो सब मंगोल में ही वो लोग आते थे। तो जब यहाँ पर कैद कर लिया गया और गुलाम बना दिया गया, बलबन को पकड़ लिया गया और उसे गुलाम बना दिया गया। उसे बगदाद लाया गया और वहाँ से भारत के लिए बेचा गया। उसे बगदाद लाया गया और उसे फिर भारत के लिए बेचा गया। जब बेचा गया तो कौन खरीदा? एक व्यापारी थे, जमालुद्दीन बसरी। देख सकते हैं आप, भारत में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक व्यापारी ने उसे खरीद लिया, बलबन को खरीद लिया। जमालुद्दीन बसरी नामक व्यापारी ने बलबन को खरीद लिया। और क्या हुआ? यह वही व्यक्ति था जिसने बाद में बलबन को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को उपहार के रूप में भेंट कर दिया। ये ये जो जमालुद्दीन बसरी हैं, इल्तुतमिश को यह भेंट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली के सुल्तान को उन्होंने भेंट कर दिया, इल्तुतमिश को भेंट कर दिया। किसको? बलबन को, कि हम आपको गिफ्ट के रूप में देते हैं, आपको उपहार स्वरूप आपको बलबन को देते हैं। अब क्या हुआ? बलबन को तुर्क अमीरों के, यहाँ पर देखें तो इल्तुतमिश ने बलबन के प्रतिभा को पहचाना और उसे शाही सेवा में रख लिया। इल्तुतमिश बलबन को पहचानते हैं, पूरी अच्छी तरह से समझने लगते हैं। तो उनको लगता है कि बलबन में काफ़ी क्या है, प्रतिभा है। बलबन को अगर मौका दिया जाए तो बलबन काफ़ी आगे बढ़ सकता है, हमारे लिए बेहतर रूप में काम आ सकता है बलबन। और देखते हैं, बलबन को तुर्क अमीरों के विशेष समूह चलगानी में शामिल कर लिया गया। और बलबन को इतना ही नहीं, उसे चलगानी का जो परिषद होती थी उसमें बलबन को शामिल कर लिया गया। और देखते हैं, वह धीरे धीरे नायाब ए मुल्क वह धीरे धीरे नायब ए मुल्क, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, वैसा ही एक पद हुआ करता था, नायब ए मुल्क, पीएम जैसा पद बना। क्योंकि बलबन काफ़ी योग्य था, उसको नायब ए मुल्क पद दिया गया। और देखते हैं, सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 ईस्वी में बलबन खुद दिल्ली का सुल्तान बना।
देखेगा तो नसीरुद्दीन की जब मृत्यु हुई 1266 में, तो उस समय गयासुद्दीन बलबन क्या बना, सुल्तान बन गया उस समय। और देखते हैं, जब सुल्तान खुदा की छाया बना, जब सुल्तान क्या बना, खुदा की छाया बना। कैसे बना? क्योंकि बलबन जब गद्दी पर बैठा तो उसने सोचा कि राजा का एक खौफ होना चाहिए, लगना चाहिए कि कोई राजा है, सब में एक डर पैदा होना चाहिए। तो इस डर को बनाने के लिए उसने बहुत सारे कानून बनाए। उन्होंने जो फारस में जो कानून चलते थे उसे दिल्ली में लागू किया हुआ। क्या हुआ उससे, क्या क्या बदलाव हुए उससे? राजा खुदा नहीं, लेकिन उसकी जमीन पर उसका प्रतिबिंब है। बलबन कह रहा है कि राजा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा का भेजा हुआ प्रतिबिंब है। कौन? राजा। मतलब उसकी खुदा का राजा क्या है, छाया है। और देखते हैं, बलबन ने सुल्तान की छवि को केवल प्रशासक से ऊपर उठाकर ईश्वरीय अधिकार वाला बना दिया। बलबन जो प्रशासक होता था पहले, उसका कहें तो उठाकर वह खुदा के समान बना दिया वो। क्योंकि लोग उसे क्या कहने लगे, जाने कि यह इसके खिलाफ जाना मतलब खुदा के खिलाफ जाना है। इससे लोग डरे। मतलब ना कि बलबन अपना खौफ बनाना चाहता था, लोगों में डर फैलाना चाहता था कि राजा से लोग डरें, क्योंकि जब लोग डरेंगे तो हमारा सम्मान करेंगे। और देखते हैं, उसने खुद को घोषित किया जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर की छाया है। बलबन ने खुद को क्या कहा कि जिल्ले इलाही, मतलब हम खुदा की हम छाया है, हम प्रतिबिंब हैं हम। और देखते हैं, फारसी न्याय संस्कृति लागू किया। जो फारस का न्याय है, संस्कृति है, कल्चर है, उसे यहाँ पर लागू किया। दिल्ली जो भारत है वहाँ पर लागू किया। सुल्तान के सामने सिर झुकाना अनिवार्य है। सुल्तान के सामने क्या करना, सिर झुकाना। जैसे आप देखते हैं कि मुस्लिमों में लोग सिर झुकाते हैं, वैसे ही दरबार में हंसी मजाक वर्जित कर दिया। अब क्या हुआ, दरबार में आप हंस नहीं सकते हैं, आप कोई मजाक नहीं कर सकते हैं आप। मतलब कि दरबार खामोश रहेगा, पूरा शांत रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा एकदम। केवल राजा को जो बोलना होगा वो बोलेगा, नहीं तो सब शांत रहेंगे। मतलब वो सब में क्या करना चाहता था, वो डर फैलाना चाहता था कि राजा से सब लोग डरें। और देखते हैं, यह सत्ता को धार्मिक वैधता देना का प्रयास किया। सत्ता को धार्मिक वैधता देने का प्रयास किया कि लोग समझें कि यह धर्म के लिए क्या है, यह सही है। क्योंकि राजा को क्या, वह बता रहा है कि राजा एक खुदा के समान है, खुदा की छाया है। तो धर्म को अगर देखें तो खुदा को लोग सबसे ऊ- ऊपर मानते हैं। तो उसीलिए राजा को भी लोग सबसे ऊपर माने, राजा का सम्मान करें। और देखते हैं, बलबन के अनुसार राजा का अपमान खुदा का अपमान है। देखते हैं ना यहाँ पर क्या हो रहा है। बलबन कह रहा है कि अगर
आप राजा का अपमान करते हैं, तो आप राजा का अपमान नहीं करते हैं, आप खुदा का अपमान कर रहे हैं। आप सोचिए, खुद को अब भगवान समझ रहा है। और देखते हैं, डर और दंड की नीति। डर और दंड की नीति क्या हुआ इसमें? जहाँ कानून का भय नहीं होता वहाँ राजा राज्य नहीं होता। जहाँ कानून का भय नहीं होता वह राज्य नहीं होता। कौन कर रहा है? बलवान कर रहा है। मतलब कानून का भय सब में होना चाहिए, जो दरबारी हैं या फिर जनता है, सब में होना चाहिए। और देखते हैं, बलबन ने शासन के केंद्र में भय और दंड को रखा। बलबन ने लोगों में इतना डर फैला दिया, शासन के केंद्र में डर को रख दिया। कुछ भी कोई करने से पहले डर डरे वह। और उसमें डर रहेगा तो वह गलत कार्य वह नहीं करेगा, ऐसा बलबन सोच रहा है। और देखते हैं, अपराध निश्चित और कठोर सजा। अपराध क्या होता था? कोई अगर अपराध करता था उसकी सजा निश्चित होती थी उसकी, लेकिन वह सजा क्या होती थी? कठोर होती थी। यहाँ तक कि लोगों की फांसी दी जाती थी। और देखते हैं, विद्रोह, फांसी या कोड़े। कोई अगर विद्रोह करता था वह, तो उसको फांसी दी जाती थी या फिर कोड़े मारे जाते थे उसको। और देखते हैं, उसके शासन में न्याय दया नहीं, अनुशासन से प्रेरित था। बलबन के शासन में कोई, यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसके शासन में न्याय दया नहीं। बलबन के शासन में दया नाम का कोई चीज नहीं था। बलबन कहता था कि दया नहीं, किसी को दया मत कीजिए, क्योंकि राजा एक खुदा के समान है और राजा द्वारा बोले गए शब्द खुदा के समान है, तो इसे नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पर कह रहा है कि किसी पर दया नहीं करना है। और देखते हैं, यहाँ पर देखें तो अपराधियों और विद्रोहियों के साथ कठोर व्यवहार हुआ। अपराधियों और विरोधियों के साथ क्या हुआ? कठोर व्यवहार हुआ। जैसे मेवात हो गया, दोआब, बंगाल में सख्त सैन्य कार्रवाई। जहाँ जहाँ पर विद्रोह हुए, जहाँ पर अपराध हुए, उनको कठोर सजा दी गई। और देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यही कारण था कि बलबन को कहा जाता है डर और दंड की नीति का जनक। इसीलिए बलबन को डर और दंड की नीति का जनक कहा जाता है। किसको? बलबन को। क्योंकि बलबन सब में खौफ बना कर रखना चाहता था। वह चाहता था कि सभी लोग राजा से डरें। लेकिन ऐसी शासन अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि का लोग जो डर रहा है वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है वो, क्योंकि आप डरा कर किसी से अपना सम्मान प्राप्त नहीं करा सकते आप। क्योंकि जब वो आपसे दूर जाएगा तो वो आपके बारे में बहुत सारी बातें बोलने लगेगा। और देखते हैं, भारत की पहली खुफिया सत्ता। अब यहाँ से भारत की पहली खुफिया सत्ता, यहाँ पर देखें तो जो दिखता नहीं वही सच्चा राज चलाता है। बलबन ने एक विकसित गुप्तचर तंत्र बनाया, जिसे
बरीद प्रणाली कहते हैं। बलबन ने बहुत, अगर एक देखें तो शासन को चलाने के लिए बहुत अच्छा एक कार्य किया। उन्होंने गुप्तचर प्रणाली बहुत बेहतर बनाई, जिसे बरीद कहा गया। उस समय कोई भी अगर राज्य में कोई भी कार्य होता था तो गुप्तचर आकर बलबन को बताते थे वो कौन विद्रोह करने वाला है, कौन हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, हमारे राज्य में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ये सब जानकारियाँ बलबन को मिलती रहती थी। क्यों मिलती रहती थी कि गुप्तचर पूरा फैले होते थे हर जगह, और इसी वजह से लोग गलती करने से डरते थे कि कोई गुप्तचर अगर हमें पकड़ लेगा तो हमें बहुत ही कठोर दंड मिलेगा। और देखते हैं हर क्षेत्र में गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हर क्षेत्र में गुप्तचर नियुक्त किए गए बलबन के द्वारा। और देखते हैं अधिकारी की निष्ठा, जनता की मनोवृत्ति, विद्रोह की संभावना सबकी रिपोर्ट मिलती थी। कौन सा अधिकारी क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, कौन निष्ठावान है, कौन निष्ठावान नहीं है, या फिर जनता की मनोवृत्ति, जनता कैसी सोच रही है, कौन विद्रोह कर रहा है, कौन संभावना बन रहा है कि यह विद्रोह कर सकता है। ये सब जानकारी बलबन को मिलती रहती थी, क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी थी। और देखते हैं इस व्यवस्था ने शासन को प्रभावी और पारदर्शी बनाया। इस व्यवस्था ने शासन को प्रभावी और पारदर्शी बनाया, क्योंकि गुप्तचर सारी जानकारियां लाकर देते थे, तो बलबन को सब कुछ साफ साफ दिखता था कि हमारे बारे में जनता कैसी सोच रही है, हमारे सैनिक हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वह अपनी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब सारे रिपोर्ट बलबन को मिलते थे। और देखते हैं चलगानी का अंत, सत्ता के केंद्रीकरण की क्रांति। जो चलगानी इल्तुतमिश बनाए थे, क्योंकि जो 40 लोग थे उसमें चलगानी में, वो सारे मुख्य लोग थे दरबार के, वही सब कुछ देखते और चलाते थे वो लोग कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। जब बलबन आया तो बलबन को लगा कि जब हमको पूरी शक्ति से शासन करना है तो पहले रास्ते से इनको हटाना पड़ेगा। जो 40 लोग हैं इनको पहले समाप्त करना पड़ेगा। बलबन ने इसे एक एक करके हटाना चालू किया। किसी को बहुत सारे उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको हटाया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को कई सारे इल्ज़ाम में फंसा दिया गया। देखते हैं उसको हम लोग। यहाँ पर देखें तो चल गानी 40 तुर्क अमीरों का समूह जो पहले सुल्तान को नियंत्रित करते थे। 40 तुर्क जो अमीर होते थे, जो कि दरबार के प्रमुख होते थे, जो 40 लोग थे वही सब कुछ नियंत्रित करते थे, सुल्तान को नियंत्रित करते थे। कैसी व्यवस्था होगी, कैसी व्यवस्था नहीं होगी, ये लोग तय करते थे। लेकिन बलबन इसको समाप्त कर दिया। कैसे कैसे समाप्त किया, क्योंकि समाप्त करना इन लोगों को आसान नहीं था। देखते हैं इसको भी हम लोग। कुछ को बलबन ने इस दल को एक एक कर समाप्त कर दिया। जो चलगानी है, जो 40 लोग हैं, उनको एक एक करके समाप्त कर दिया।
कुछ को हटाया, कुछ को मार डाला। कुछ लोगों को हटा दिया कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। बहुत सारे सारे इल्ज़ाम लगाकर उनको फंसा दिया गया, या फिर उनको किसी षड्यंत्र में मार दिया गया, और यहाँ पर चालरानी का अंत हो गया। जो इल्तुतमिश बनाए थे उसको यह अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। और देखते हैं, यह कदम उठाना आसान नहीं था मगर जरूरी था। सत्ता का केंद्रीकरण अब निर्णय का केंद्र सुल्तान बन गया। बलबन कह रहा है कि इनको हटाना आसान नहीं था, लेकिन यह बहुत जरूरी था, क्योंकि सत्ता को केंद्रीकृत करना मतलब बलबन सारी शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहता था। सारी शक्तियां बलबन अपने हाथ में कैसे ले सकता है, जब जो चहलगानी हैं, जो 40 लोग हैं, उनको जब आप हटाएंगे तब तो आप पूरी शक्ति अपने हाथ में ले लेंगे। तो बलबन ने उन सबको हटा दिया, और हटाकर सारी शक्तियां अपने पास रख ली, क्योंकि जब 40 लोग हट गए तो बलबन को जो मन में आता था वो करता था। अब उससे कोई रोकने वाला नहीं था। और देखते हैं, बलबन की सीमाएं और बलबन की सीमाएं और क्या 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 यहाँ पर विफलता हुआ बलबन का, उसको देखते हैं। उसने भारतीय समाज की धार्मिक सांस्कृतिक की विविधता को नहीं समझा। जो बलबन है, भारत की धार्मिक सांस्कृतिक जो विविधता है उसको बलबन ने नहीं समझा, क्योंकि भारत में देखें तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। बलबन ने इसे समझ नहीं पाया, क्योंकि आप केवल डरा कर लोगों को चुप रह सकते हैं। जब तक आप लोगों को समझेंगे नहीं, जनता क्या चाहती है, जनता क्या नहीं चाहती है, ये सब आप डरा कर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह बलबन में यह समझिए कमी देखने को मिली है, विफलता देखने को मिली। और देखते हैं, शासन डर के आधार पर चलाया मगर लोकप्रिय नहीं बना। आप अगर डरा कर शासन चला रहे हैं तो आप लोकप्रिय नहीं बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप डरा कर चुप करा सकते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति व्यक्ति आपके सामने है तो वह चुप है, लेकिन आपके सामने से दूर चला जाएगा वह तो आपके बारे में बहुत सारी बातें वह कहेगा वो। लेकिन अगर आप प्रेम पूर्वक शासन कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, सब में प्रेम की भावना है, तो हर जगह लोग आपका गुणगान करेंगे, सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, या तो सामने हो या फिर आपकी नज़रों से दूर हो। लेकिन बलबन ने जो डरा कर रखा था वो, तो यह लोकप्रिय या नहीं हुआ इसीलिए। और देखते हैं, हिंदुओं राजाओं से वैचारिक संवाद नहीं किया। जो हिंदू छोटे छोटे राजा थे उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं रखाया। जब प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं तो धीरे लोग आपका सम्मान करने लगते हैं, लेकिन बलबन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनसे मतभेद करता था, क्योंकि जब आप किसी छोटे छोटे राजाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका भी कोई सम्मान नहीं करेगा। और देखते हैं, बलबन का शासन व्यक्ति
केंद्रित था, संस्था केंद्रित नहीं। बलबन का शासन है वह व्यक्ति केंद्रित था, शासन केंद्रित नहीं, क्योंकि बलबन सबको डरा कर रखता था, शासन के केंद्र में खुद को रखता था। सोचिए कि जब वो दरबार में हंसी मजाक बंद कर दिया, कोई हंसी मजाक नहीं कर सकता है, तो वह कैसा रहा होगा। वो एक क्रूर है, उसे कहते हैं कि किसी की चीख, किसी की चिल्लाहट उसे अच्छी लगती थी। अगर वह कभी किसी गरीब को देखता था वह, तो काफी वह क्रोधित हो जाता था, ऐसा सुनने को मिलता है। और देखते हैं, उसने शासन का आधार तो मजबूत किया, मगर उत्तराधिकारी व्यवस्था कमजोर रही। शासन का आधार उसने मजबूत किया, लेकिन जो कि बाद में आने वाले थे उत्तराधिकारी, वह कमजोर पड़ गए। वो कैसे कमजोर पड़े उसको देखते हैं। न्याय, नैतिकता और तानाशाही के बीच संतुलन। न्याय, नैतिकता और तानाशाही के बीच कैसा संतुलन रहा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जहाँ भय से न्याय मिलता है, वहाँ न्याय अपना नैतिक रूप खो देता है। जब किसी को आप भय के आधार पर न्याय देते हैं, तो आप नैतिकता खो देते हैं। जैसे कि आप किसी का न्याय किए, लेकिन जिस व्यक्ति को न्याय मिला, वह भय से वह शांत है। लेकिन अगर भय की जगह पर अगर प्रेम होता, तो आपका वह जो विश्वास है बना रहता है। लेकिन भय के कारण आप जो निष्ठा है वह जनता खो देती थी। तो यह बलबन में कमियां ये सब देखने को मिलती हैं। बलबन न्याय प्रिय था, लेकिन दयाहीन था। बलबन न्याय करता था, ठीक करता था, लेकिन वह दयाहीन था। वह, उसके मन में दया का कोई भाव नहीं दिखता था। वह एक क्रूर किस्म का व्यक्ति था। वह कहते हैं कि वह हमेशा, उसे जो भी सैनिक होते थे, अंगरक्षक होते थे, वह नंगी तलवार लेकर घूमते थे। वो मतलब कि उनकी तलवारें म्यान में नहीं रहती थी, सदा बाहर रहती थी। वो ऐसा देखने को मिलता था। और देखते हैं, जनता के अपराध नहीं था, मगर भय बहुत अधिक था। जनता कोई गलती नहीं करती थी, जो गलती नहीं करता था वह भी डरता था, जो गलती करता था तो वो तो डर ही रहा है। वो तो दोनों मतलब डर में जीते थे। तो जब लोग डर में जिएंगे तो आपका सम्मान कैसे करेंगे। और देखते हैं, उसके शासन में शांति तो थी, मगर सहानुभूति नहीं थी। शांति थी, सब शांत रहते थे, लेकिन सहानुभूति नहीं थी। जो जो एक सम्मान होना चाहिए, जो आत्मा से आवाज़ निकलती है ना कि हमारे जो सुल्तान हैं, जो हमारी यहाँ शासन चलाते हैं, अगर अंतर आत्मा से वह आवाज़ आए, अगर लोग, अगर अंतरात्मा से अगर आपको राजा मानते हैं, अगर सुल्तान मानते हैं, तो आपका वो सम्मान करेंगे। लेकिन कोई अगर डर से अगर आपका चुप है, तो वह आपका सम्मान कैसे कर सकता है। वो नहीं कर सकता है वो, क्योंकि जब तक आपके सामने है तो वह चुप रहेगा, लेकिन आपके सामने से जब दूर जाएगा तो वह आपके बारे में बहुत सारी बातें करेगा। वह बातें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। और देखते हैं,
उसने कहा, राजा वह नहीं जो लोगों को खुश रखे, राजा वह नहीं है जो लोगों को खुश रखे। और क्या देखते हैं, राजा जो उन्हें अनुशासन में रखे, राजा वह नहीं है जो लोगों को खुश रख सके, राजा वह है जो लोगों को अनुशासन में रख सके। लेकिन देखें तो डर अच्छा है, लेकिन ज़्यादा डर ठीक नहीं है। डर एक संतुलन में होना चाहिए, एक सीमा के बाद डर खतरनाक हो जाता है। और देखते हैं, यहाँ पर देखें उत्तराधिकारी संकट और साम्राज्य का अंत। यहाँ पर देखें तो उत्तराधिकारी का संकट हो गया, क्योंकि योग्य कोई उत्तराधिकारी रहा ही नहीं। कैसे नहीं रहा, कैसे इसका अंत हुआ, देखें तो बलबन अपने योग्य पुत्र मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। बलबन का एक पुत्र था मोहम्मद, उसको वह सुल्तान बनाना चाहता था, उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन एक घटना घटी। क्या घटना घटी, मगर वह मंगोलों से युद्ध में मारा गया। जब मंगोल से युद्ध हुआ, उसमें बलबन का पुत्र भी गया मोहम्मद, और वहाँ पर वह मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब ये बात बलबन ने सुना तो बहुत ही इसका जो दिल है वह टूट गया है, वो मन टूट गया, वह उदास हो गया है, एकदम पूरी तरह से बिखर गया है। और देखते हैं, जो कि यह मुल्तान के पास हुआ था, यह जो मंगोलों से युद्ध हुआ था यह मुल्तान के पास हुआ था। और देखते हैं, बलबन इस आघात से टूट गया, क्योंकि उसका पुत्र जब मर गया तो वह इस आघात से वह टूट गया, वह पूरी तरह से कमजोर बन गया वो। और देखते हैं, उसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा। जब मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा, और यह वंश अब कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है, क्योंकि कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो वंश आगे नहीं चल पाएगा। और देखते हैं, कुछ वर्षों बाद खिलजी वंश सत्ता में आया। जब योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे तो यह स्वाभाविक है कि आपकी सत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नया वंश आ जाएगा शासन करने के लिए। तो 1290 में खिलजी वंश आ जाता है शासन करने के लिए, और बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई। तो आप बलबन को पूरी विस्तार पूर्वक समझे होंगे आप। हम लोग ने रजिया सुल्तान के का जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे, उसमें हमने गलती से बोल दिया कि रजिया के बाद गद्दी पर बलबन बैठे, लेकिन यह गलती से निकल गया मुख से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो रजिया के बाद गद्दी पर रजिया के भाई बाराम शाह को बैठाया गया, जो कि 1240 से 1242 तक वह शासन किए। तो आप इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।